हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं और लूसेंट में लास्ट लेक्चर में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में जानने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन यानी कि C14। ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो सिंधु सभ्यता है, इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या डिसाइड की गई है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसकी आकृति जो है वो किस टाइप की बताई गई है? त्रिभुजाकार। अब हम देखते हैं कि कार्बन 14 या C14 की खोज जो है वो किसने की थी। ये हमें पता है कि तिथि निर्धारण के लिए किसका यूज़ करते हैं? कार्बन 14 का। और इसकी खोज जो है वो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। कौन? VF लीवी। इन्होंने की थी 1946 में की थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अब कार्बन 14 की मात्रा कम क्यों होती है? जब तक जीवित है कार्बन 14 रहता है उसके बॉडी में, चाहे वो पौधे हों, इंसान हो। जब वो मर जाता है तो कार्बन 14 जो है वो विघटित होकर कार्बन 12 में कन्वर्ट होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन 14 की मात्रा जो है वो कम होती रहती है, और जितनी कम होती है उस हिसाब से हम उसकी एज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की थी? 1921 में हुई थी पहली चीज़ तो, और ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, और इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ये कौन थे? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय के महानिदेशक थे। इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। तो अगर हम बात करें कि खोज किसने की सिंधु सभ्यता की, तो वो तो आ जाएंगे दयाराम साहनी। और अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की थी खोज की, तो वो हो जाएंगे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे कौन सा है? पश्चिमी सुतकागेंडोर है, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में है। और अगर पूर्वी की हम बात करते हैं तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, और मेरठ उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तरी पुरास्थल की बात करें तो उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर है। अखनूर के निकट क्या है? मांदा, और ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद है। तो अब इसी पॉइंट में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है? एक तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की चारों उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इनके छोर पूछे जाए, तो अगर हम बात करें पश्चिमी की तो सुतकागेंडोर, इसको देखिए क्लियर करके। पश्चिमी की बात की जाए तो सुतकागेंडोर है। पूर्वी की बात की जाए तो आलमगीरपुर है। अगर उत्तरी की बात की जाए तो मांदा है। दक्षिणी की बात की जाए तो दायमाबाद है। अब इसमें क्या आता है कि नदियों के किनारे कौन से हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, उसके पर्पज़ से अगर हम देखें तो दाशक नदी के किनारे सुतकागेंडोर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और चिनाब नदी के किनारे मांदा हो जाएगा, और गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद हो जाएगा। इसके अलावा अब ये है किस राज्य में? एक तीसरा पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे। तो पहली चीज़ सुतकागेंडोर बलूचिस्तान में है, भारत में नहीं है। दूसरा क्या है? आलमगीरपुर मेरठ में है। नेक्स्ट क्या है? मांदा जम्मू कश्मीर में है। और फिर आता है आपका दायमाबाद, ये कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है वो कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या कितनी है? 6 है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। अब ये 6 कौन से हैं जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है? मोहनजोदड़ो आ जाएगा, हड़प्पा होगा, गढ़वारी वाला होगा, राखीगढ़ी होगा, धौलावीरा होगा, और कालीबंगन हो जाएगा। धौलावीरा जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे क्या किया गया 2021 में अभी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं खोजे गए, वो कहाँ खोजे गए थे? तो वो मेनली गुजरात में खोजे गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है?
ये है मोहनजोदड़ो। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो आ जाएगा। पर यही अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये राखीगढ़ी होगा, घग्गर नदी के किनारे। और ये है कहाँ राखीगढ़ी? ये है हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? 1963 में हुई है, इसकी सूरजभान ने की थी। तो दो चीज़ें याद रखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो वो मोहनजोदड़ो है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल तो वो कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से थे। तो वो दो थे, एक लोथल और एक सुतकोतदा। दो आ गए आपके बंदरगाह। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं। हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनकी खोज और क्या है कि वो कौन से राज्य में या किस देश में स्थित है, इनके बारे में एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम हड़प्पा की। पहले हम देखते हैं प्रमुख स्थल कौन से हैं और वो किस नदी के किनारे हैं, दूसरा फिर वो कहाँ स्थित है, और उसके अलावा जो तीसरा नंबर होगा वो हो जाएगा आपका कि उनके उत्खननकर्ता कौन थे। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है, मैच कराने के लिए मोस्टली टाइम पूछ ही लेता है कोई ना कोई स्टेट। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और ये है कहाँ? पाकिस्तान में है। इतना सब कुछ मत याद रखिए कि कौन सा जिला है क्या है, बस इतना ध्यान रखिए कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। एक नाम याद रखिए इसका। दूसरा मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। फिर आपका आता है चौदड़ो। चौदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज NG मजूमदार, ध्यान रखिए ये नाम मत, इतना नामों को अगर रटेंगे तो उसमें से एक भी नाम याद नहीं रह पाएगा। जो मैं बता रही हूँ उन्हीं नामों को आप याद कर लीजिए, बस इतना काफ़ी होगा। तो चौदड़ो, इसकी खोज किसने की? NG मजूमदार ने। नेक्स्ट आता है आपका कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, और ये है कहाँ कालीबंगन? राजस्थान में। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। फिर है कोट दीजी। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी कहाँ है? सिंध प्रांत दिया हुआ है, मतलब पाकिस्तान। फिर आते हैं फजल अहमद ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट आता है आपका रंगपुर। रंगपुर है मादर नदी के किनारे, और ये कहाँ है? गुजरात में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने। अब देखिए रंगपुर को याद करने का अच्छा तरीका, रंगपुर रंगनाथ, एक याद हुआ आपको। दूसरा क्या है? रोपड़। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, ये कहाँ है? पंजाब में, और ये इसके खोज करता यज्ञदत्त शर्मा है। जब यज्ञ होगा तभी तो किसी चीज़ को हम रोपेंगे, तो रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, और ये कहाँ होगा? गुजरात में, और खोज करता है रंगनाथ। तो रंगनाथ के दो मिल गए हमें, एक लोथल रंगनाथ है और एक रंगपुर रंगनाथ है। ठीक, ये दो रंग से रंग याद रखिए। रंग में एक और जोड़ दीजिए, लोथल। क्या हो गया? रंगनाथ, लोथल और रंगपुर। रोपड़, जब यज्ञ करेंगे तभी तो किसी चीज़ को हम रोप पाएंगे, तो रोपड़ किसका हो गया? यज्ञदत्त शर्मा का। नेक्स्ट आ जाता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? एक तो ये हिंडन नदी के किनारे है, दूसरा उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। ये भी किसका है? यज्ञदत्त शर्मा का है। अब हिंडन नदी के किनारे क्या करते हैं? यज्ञ ही करेंगे, तो आलम क्या है कि यज्ञ किए जा, ये आलम हो गया आपका। तो आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, आलम क्या है? यज्ञ किए जा। नेक्स्ट आता है सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर किस नदी के किनारे है? दाशक नदी के किनारे है, और ये कहाँ आ जाएगा? पाकिस्तान में ही होगा। ऑरेल स्टाइन हो जाएगा। सुतकागेंडोर ऑरेल, सुतकागेंडोर ऑरेल, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका बनवाली। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, और ये कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। बनमाली रंगोई नदी रविंद्र सिंह बिस्ट के इसके खोज करता है। फिर आता है आपका धौलावीरा। धौलावीरा है लूनी नदी के किनारे, और ये है कहाँ? गुजरात के कच्छ में है। इसके खोजकर्ता कौन है? JP जोशी हैं। नेक्स्ट आता है सोतकाह।
सोतका कौन सी नदी के किनारे है? शादी कौर नदी के किनारे है, और ये है का बलूचिस्तान, याद रखिए। और इसकी खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं। तो इसके याद करने का तरीका आपको आ गया। देखो, हड़प्पा सबको याद रहता है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सबको याद रहता है, रखलदास बनर्जी। चहूदड़ो, चहूदड़ो चारों ओर मौज है, तो चहूदड़ो मजूमदार, चारों ओर मौज है, चहूदड़ो मजूमदार हो गए। कालीबंगन, अमलानंद घोष। कमला कैसी है? काली है, तो कालीबंगा अमलानंद घोष, ये हो गया। कोट दीजी, कोट दीजी फजल अहमद। एक इस नाम को याद रखिए। कोट कौन पहनते हैं? फजल साहब पहनते हैं। कोट कौन पहनते हैं? फजल साहब पहनते हैं। इसको ऐसे याद हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका रंगपुर। मैंने बताई, रंग से रंगनाथ, और रंगनाथ में एक और जुड़ गया, लोथल, हो गया। रोपड़, रोपड़ क्या है? यज्ञ करेंगे तभी तो रोप पाएंगे किसी चीज़ को, हो गया। अब हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो एक तरीके से यज्ञ ही करना है, तभी हम इस सिलेक्शन को रोक पाएंगे। तो क्या हुआ? रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा। लोथल हो गया, बता दिया आपको पहले ही। आलम क्या है? आलम ये है कि यज्ञ करो तभी किसी चीज़ का फल मिलता है आपको। आलम क्या है? यज्ञ करो तभी किसी चीज़ का फल मिलेगा, हो गया। आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा। सुत कागेंडोर, सुत कागेंडोर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑरेलस्टाइन। सुत कागेंडोर, ऑरेलस्टाइन, ठीक है। वनमाली, वनमाली क्या है? वन के माली कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट है, वन के माली रविंद्र सिंह बिष्ट है। धौलावीरा, जेपी जोशी है, धौलावीरा जेपी जोशी है। और सोतका कौन हो जाएंगे? जॉर्ज डेल्स होंगे। तो ये तो आपको याद हो गए होंगे, गारंटीड है। आप एक दो बार और इसको रिवाइज करिएगा इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, एक रिदम के साथ में, और जो मैंने आपको मैच करवा के दिए हैं वो, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है वो संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो सैंधव सभ्यता की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो क्या हो जाएगा? स्नानागार होगा। और स्नानागार भी कहाँ का स्नानागार होगा? मोहनजोदड़ो का होगा। जिसके मध्य स्थित कुंड जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई छोड़ दीजिए, इसमें बेसिकली क्या था स्ट्रक्चर, वो ध्यान रखिए। मध्य में क्या था? स्नान कुंड था। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों तरफ क्या थे? कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था, जिसके उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, स्नान कुंड को। शायद यहाँ क्या था? विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आई? एक सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार है, वो भी मोहनजोदड़ो की। और इसमें क्या है? इसकी विशेषता क्या है? दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, बीच में स्नान कुंड था, और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, चारों ओर कमरे बने हुए थे। कुएं से पानी निकाल के इसमें भरा जाता था, और काम होने के बाद खाली कर दिया जाता था। फिर क्या था कि शायद विशिष्ट नागरिक जो हैं वो विशेष अवसरों पर इसमें स्नान करते थे। अग्निकुंड यानी कि यज्ञ वेदी, ये कहाँ से मिली है? लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिनको क्या कहा गया है? पशुपति नाथ, इनकी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर क्या है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान है। और ये मिली कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो स्त्री के एक श्रृंगी, एक तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि एक श्रृंगी पशु का अंकन जिन मोहरों पे मिला है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। दूसरी चीज़ क्या है कि आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, वो भी कहाँ से? हड़प्पा से है। मनका बनाने के कारखाने 2 जगह से हैं, एक लोथल से और दूसरा चहूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। अब इसकी विशेषता क्या है? यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, पहले तो ये ऐसे लिखी जाएगी, जब ये लाइन ख़त्म हो गई, सॉरी इसको क्लियर करके आपको समझाती हूँ, ऐसे लिखी जाएगी। जब ये लाइन हो गई तो फिर ऐसे नहीं, जब हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। पर ये कैसे लिखते थे? यहाँ से यहाँ लिखा, फिर यहाँ से नहीं, यहाँ से
यहाँ से इधर नहीं आते हैं, ये इधर से इधर जाएंगे, मतलब बाईं से दाईं ओर जाते हैं। हो गया क्लियर। इसके बाद है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो हैं वो कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये एक विशेषता है। क्या है? कि दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो सड़क की ओर न खुल के क्या पीछे की तरफ खुलते थे। सिर्फ एक स्थल है, कौन सा? लोथल, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सेंधववासी मिठास के लिए किसका यूज़ करते थे? शहद का यूज़ करते थे। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वनमाली से मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से मिले हैं, जिससे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हमें लोथल से मिले हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन और लोथल, यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई जो थी वो संभवतः क्या थी? 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं वो यातायात के लिए दो पहियों और चार पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं इसमें वर्णित मेलुहा शब्द, इसका अभिप्राय किससे लगाया जाता है? सिंधु सभ्यता से ही है। तो मेलुहा किसको कहा गया मेसोपोटामिया के अभिलेखों में? सिंधु सभ्यता को कहा गया है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति जो थी इसका शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। वणिक मतलब व्यापारी वर्गों के हाथों में था। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या है? पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था वो क्या क्या था और कौन कौन सी चीज़ें आयात करते थे वो किस किस देश से। सबसे पहले तो बात करें हम तांबा, तो तांबा वो कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी मंगाते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना आता था कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो था वो आता था सौराष्ट्र से। लाजवर्द मणि है एक तरीके का, ये मेसोपोटामिया से आता था। शीशा ईरान से आता था। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वृक्ष पूजा और शिव पूजा, इसके प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अर्थ का अनर्थ मत निकाल लीजिएगा इस बात का। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। किस चिन्ह से? स्वास्तिक चिन्ह से। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा के प्रमाण तो हैं कि प्राकृतिक देवी और देवताओं की पूजा करते थे, पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं है या अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी।
नेक्स्ट आता है पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो क्या विशेष पूजनीय था? कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। अब जब स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं यानी कि स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं तो क्या माना जाएगा कि वो समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे होते थे? लाल मिट्टी के बर्तन होते थे और उन्हें काले से डिजाइन किया जाता था। ये विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों की। नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी के लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे। अब तलवार से परिचित नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि युद्ध नहीं करते थे। वो लोग शांति से व्यापार चलाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेक्स्ट आता है कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। कौन सा? कालीबंगन, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। ये सिर्फ एक ही शहर है ऐसा। कौन सा? कालीबंगन है वो। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के क्या है? पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक क्या है कि खेत जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ये कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। दूसरा अग्नि पूजा के प्रमाण, ये भी कहाँ से मिले हैं आपको? कालीबंगन से मिले हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यहाँ पे शवों को गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ माना जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। तो यहाँ तो हो गई आपकी सैंधव सभ्यता। अब हम करेंगे वैदिक सभ्यता। तो अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन जो है वो दो भागों में किया जाता है। क्या क्या है वो? एक ऋग्वेदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसकी टाइमिंग क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। जो हम बात करते हैं कि आर्य हैं वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान माना है वो क्या माना है? मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। और ये क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि हड़प्पा क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो है वो संस्कृत थी। आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द क्या है? किसी जाति को नहीं, भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटी हुई थी। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम में क्या क्या था? सबसे पहले तो था कुल के बाद क्या आता था? गांव होता था। गांव के बाद विश होता था। विश के बाद आता था आपका जन, और जन के बाद आता था राष्ट्र। अब बात करते हैं गांव की। तो गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। और विश का क्या होता था? विशपति होता था। विशपति होता था। और जन का शासक कौन होता था? राजन होता था। हो गया ये। नेक्स्ट चलिए। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे? पुरोहित और सेनानी। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी और विश्वामित्र जो थे वो उदारवादी पुरोहित थे। अब क्या है? सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी, इनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। तो रत्नी किनको कहा जाता था? सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारियों को।
इनकी संख्या जो है वो राजा सहित कितनी कही गई है? 12 हुआ करती थी। किसकी संख्या? रत्नी की संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। नेक्स्ट आता है पुरप। पुरप यानी कि दुर्गपति था, और स्पश यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। तो दो चीज़ें हुई यहाँ पे, पुरप यानी कि दुर्गपति और स्पश यानी कि जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर था। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में जो राजा था इसको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता था। क्या क्या था? पूर्व में क्या कहा जाता था इसको? प्राची, और राजा का नाम होता था सम्राट। पश्चिम की बात करें तो प्रतीची कहा जाता था, और राजा का नाम होता था स्वराष्ट्र। उत्तर में उदीची, और नाम क्या होता था राजा का? विराट होता था। मध्य में क्या कहा जाता था? राजा, और दक्षिण में इसको कहा जाता था भोज। इसको साइड में ही कहीं पर भी आप अपनी बुक में ही सही ऐसे बना लीजिए। एक सेकंड, देखिए ये रही दिशाएं। अब बात करते हैं हम पूर्व। पूर्व यानी कि ये हुआ, पूर्व में होता था राजा सम्राट, पश्चिम में होता था स्वराष्ट्र, ठीक है। उत्तर में क्या होता था? विराष्ट्र, ठीक है। क्या था? सॉरी, विराट। और क्या आता है? दक्षिण। दक्षिण में होता था भोज, और मध्य की बात करें तो मध्य में होता था राजा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में कुछ नाम थे अधिकारियों के या फिर जानवरों के या जो भी था चीज़ों के, उनको क्या क्या कहा जाता था। जैसे बाजपति। बाजपति कौन था? गोचर भूमि का अधिकारी था। उग्र कौन था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी, और उग्र, जो उग्र होगा वो क्या होगा? वही अपराधियों को पकड़ पाएगा। भागदू। भागदू मतलब राजस्व को एकत्र करने वाला। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सभा और समिति जो थी वो किस लिए थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कौन कौन सी? सभा और समिति। जो सभा थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति थी जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां जो थी वो सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियों को मतलब वैदिक युग में परमिशन थी कि वो सभा और समितियों में भाग लें। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। और युद्ध के लिए किस शब्द का यूज किया गया है? गविष्ट शब्द का, जिसका अर्थ क्या होता था? गायों की खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह युद्ध जो है वो पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, और इसमें सुदास जो था वो विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से थे वो 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन जो था वो ऋग्वैदिक काल में क्या था? व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसमें क्या कहा गया है बेसिकली कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी। तो ये 108 थी। महापुराणों की संख्या यानी कि पुराणों की संख्या 18 थी। वेदांगों की संख्या 6 थी। चलिए आगे चलते हैं। आर्यों का समाज जो था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या फिर कुल थी। और परिवार है सबसे छोटी इकाई, तो परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का ऋग्वैदिक काल में प्रचलन नहीं था। विधवा जो है वो अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट आता है आपका, स्त्रियां जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और
विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ लेता है कि वैदिक कालीन जो स्त्रियाँ जो हैं, विदुषी स्त्रियाँ, वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें लोपामुद्रा आ जाएगी, घोषा आ जाएंगी, सिक्ता, अपाला और विश्वास होगा। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती किसने दी थी? गार्गी ने दी थी। अब हम देख लेते हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन है। इसको इम्पॉर्टेंट मान के रट्टा मार ले आंख बंद करके। चावार्क हैं, योग के आपको पता ही है पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बद्रायण है और वैशेषिक के कणाद है। तो ये नाम ध्यान रखिए, एक बार फिर से कर लीजिए। चावार्क मतलब चावार्की है, तो इतना नहीं होगा, याद रहेगा ये। योग के पतंजलि, ये भी याद रहेगा। सांख्य के कपिल होंगे, न्याय के गौतम होंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक के कणाद होंगे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, या महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? उन्हें उपाध्याय कहते थे। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अब वो 3 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से थे? वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? निवी कहा जाता था। अब हम बात करें कि आर्यों का जो मनोरंजन था, वो मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। तो इसमें जो साधन थे वो संगीत था, रथ दौड़ थी, घुड़दौड़ थी, द्रुत क्रीड़ा थी, और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। किसको परमाणुवाद का जनक माना जाता है? कणाद को माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाय को अधन्या, किसको अधन्या कहा गया है? गाय को। अधन्या का मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो क्या था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता क्या था? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस कहा जाता था। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। तो यहाँ ध्यान रखिए, लोहा लोहित अयस नहीं है, लोहा क्या है? श्याम अयस है, और तांबा क्या है? लोहित अयस है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ऋग्वेदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्रुब। क्रुब नदी को क्या कहा जाता था? कुर्रम नदी कहा जाता था। कुबा यानी कि काबुल, वितस्ता यानी कि झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी नदी थी, शतुद्री सतलज नदी थी, विपाशा ब्यास नदी थी, सदानीरा किसको कहते थे? गंडक को कहते थे, और दृश्यदती यानी कि घग्गर नदी थी, गोमती यानी कि गोमल नदी थी, और सुवस्तु यानी कि स्वात नदी थी। ये हो गया, ये नदियाँ हो गई ऋग्वेदिक कालीन और उनके आधुनिक नाम। इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये मैच कराने के लिए बहुत देता है। नेक्स्ट आता है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो था वो ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था लोहे का ज्ञान? ईसा पूर्व 8वीं सदी में। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? वेकनाट। वेकनाट यानी कि क्या होते थे? सूदखोर होते थे। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती नदी जो है वो सबसे पवित्र मानी जाती थी। तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेदिक काल की कौन सी थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख क्या है? सबसे ज़्यादा बार हुआ है। तो किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार हुआ है? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर क्या? प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे सबसे प्रिय देवता, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गए? प्रजापति हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो है वो भी कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये वैदिक काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में है।
नेक्स्ट आता है आपका उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ऋग्वेदिक काल में क्या था? जो वर्ण होता था वो व्यवसाय से निर्धारित होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? वो जन्म से निर्धारित होने लगा। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन कुछ देवता हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंद्र की। इंद्र जो है वो युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। नेक्स्ट आते हैं अग्नि। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच क्या थे? मध्यस्थ थे। वरुण, वरुण क्या थे? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, समुद्र के देवता थे, विश्व के नियामक व शासक थे और सत्य का प्रतीक थे, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता थे। धौ, धौ यानी कि आकाश के देवता, और ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोम। सोम किसके हैं? वनस्पति देवता हैं। फिर है उषा। उषा जो है वो प्रगति और उत्थान देवता है। अश्विन, अश्विन जो है वो विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। और पूषण पशुओं के देवता हैं। नेक्स्ट आता है विष्णु। विष्णु क्या है? विश्व के संरक्षक और पालन करता है। मारुत, मारुत जो है वो आंधी और तूफान के देवता हैं। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो सिरा क्या थी? सिर्फ वर्ड्स याद रखिए। सिरा मतलब हल और सीता मतलब हल की रेखा होती थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्राओं की इकाइयाँ थी। निष्क और शतमान क्या थी? मुद्रा की इकाई। और क्या आता है कि सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो फूटी नाव से की गई है। तो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? मुंडकोपनिषद में की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। नेक्स्ट आता है आपका गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट आ जाता है श्राद्ध की प्रथा पहल किसने शुरू की थी? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे निमि, इन्होंने श्राद्ध की प्रथा शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता है महाकाव्य जो है वो 2 हैं। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो यहाँ पर आपकी वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। कल हम कुछ दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर शुरू होगा महाजनपद आपका। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।